नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारियों को लेके आया हूं। आप एक तरफ से पॉइंट्स देख लीजिए, हर एक पॉइंट के बारे में आगे आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों जैसे पता चला कि जुलाई 2025 से हमारा डीएडीआर का अब एक्सपेक्टेड बढ़ोतरी 3% है। जी हां, जुलाई 2025 से हमारा डीएडीआर 58% हो जाएगा, यह लगभग तय हो गया है। तो ऐसे में अब 8वें पे कमीशन को लेकर आंकड़े सामने आ रहे हैं कि इस डीए बढ़ोतरी से हमारा फिटमेंट फैक्टर 2.57 तक जा सकता है। क्या है इसके बारे में जानकारी, आगे इसके बारे में आपको समझाऊंगा। साथ ही साथ हर महीने 1000 रुपए एफएमए लेने के लिए आपको स्पर्श के अंदर क्या कार्रवाई करना है, उसका भी आपको लेटर के साथ लाइव डेमो भी दिखाऊंगा। दोस्तों इसके साथ ही साथ और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आप एक तरफ से देख लीजिएगा। सभी जानकारियों की ओर हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, जैसे आप देख पा रहे हैं, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला 10% डिसेबिलिटी पर भी ग्रांट किया पेंशन, सर्जरी के लिए मना किया था। जी हां दोस्तों, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें अगर मरीज सर्जरी के लिए मना कर दे, ऑपरेशन करवाने से मना कर दे, तो उनका डिसेबिलिटी में से परसेंटेज काट लिया जाता है। तो ऐसे चीजों में माननीय एफटी ने पेंशनर के फेवर में फैसला दे दिया, लेकिन उस फैसले को लेकर भारत सरकार दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट में माननीय कोर्ट ने भारत सरकार की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि पेंशनर को डिसेबिलिटी पेंशन दो। यह बहुत बड़ा मामला है। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहां पर सर्जरी के लिए जब मरीज मना करते हैं तो उनका डिसेबिलिटी का परसेंटेज काट लिया जाता है। तो ऐसे केसेस में ये एक नजीर पेश कर देने वाला फैसला है माननीय दिल्ली हाईकोर्ट का। तो चलिए कोर्ट केस का जजमेंट देखते हैं। दोस्तों माननीय दिल्ली हाईकोर्ट का ये एक ऑर्डर का कॉपी आप देख पा रहे हैं, जिसमें भारत सरकार पिटिशनर थी। आप देखिए, भारत सरकार पिटिशनर थी। भारत सरकार के इस पिटिशन को माननीय कोर्ट ने खारिज कर दिया। और ये मसला था दोस्तों, एक मरीज थे जो कि घुटने के बीमार थे, उन्होंने ऑपरेशन कराने से मना कर दिया था, सर्जरी कराने से मना कर दिया था। ये देखिए, तो सर्जरी कराने से जैसे ही मना कर दिया, उनका टोटल जो डिसेबिलिटी था वो 20% था। तो 20% के हिसाब से उनको राउंड ऑफ 50% होकर डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलना था। लेकिन चूंकि उन्होंने सर्जरी से मना किया था, उनका डिसेबिलिटी में से 10% काट लिया गया। ये देखिए, रिड्यूस टू 10%, यानी कि सर्जरी से के लिए मना करने की वजह से उनका 10% काट लिया गया और केवल 10% ही उनका डिसेबिलिटी रह जाता है। इसकी वजह से उनको डिसेबिलिटी पेंशन देने से मना कर दिया गया। हालांकि एएफटी ने उनके फेवर में जजमेंट देते हुए डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांट करने का फैसला सुनाया था, लेकिन भारत सरकार इस केस को लेकर चली गई दिल्ली हाईकोर्ट। अब माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है और खारिज करते हुए माननीय एएफटी का जो ऑर्डर है, यानी कि 20% जो है डिसेबिलिटी मानते हुए उनको डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांट करने का जो ऑर्डर है ट्रिब्यूनल का, ये देख पा रहे हैं, आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल का, उस ऑर्डर को बहाल रखने का फैसला माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया है, जो कि कहीं ना कहीं एक नजीर पेश कर देने वाला फैसला है। दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत सारे पेंशनर्स इस जजमेंट से प्रभावित हो सकते हैं, वो भी मोटिवेट हो सकते हैं और माननीय कोर्ट के पास जा सकते हैं। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। सीडीए ने पेंडिंग रखा 677 केस, एमएससीपी का डेट चेंज करने का मामला। जी हां दोस्तों जैसे आप सबको पता है कि एमएससीपी आर्मी नेवी एयरफोर्स वालों के लिए 1 जनवरी 2006 से ही लागू है। पहले यह सितंबर 2008 से लागू था, लेकिन बाद में 2018 में एक ऐसा आदेश निकाला गया जिस आदेश से एमएससीपी को 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया। अब बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स थे जिनको 1 जनवरी 2006 से ही एमएससीपी लागू था, लेकिन पहले चूंकि वो रूल नहीं था तो उनको सितंबर 2008 से एमएससीपी दिया गया था। अब जब उन पेंशनर ने गुहार लगाई कि हमारा भी एमएससीपी 1 जनवरी 2006 से लागू कर दो, तो रिकॉर्ड ऑफिस ने बल्क में केस प्रोसेस किए। ऐसा ही एक रिकॉर्ड ऑफिस का मामला सामने आया है, जहां पर यह पता चला है कि सीडीए और पीएओआर मिलकर के इतने सारे केसेस पेंडिंग करके बैठे हैं। मामला बेहद गंभीर है। अगर ऐसे मामलों में रक्षा मंत्रालय अगर एक्टिव तरीके से इंडल्ज ना हो, अगर इंटरफेयर ना करे, तो हो सकता है कि पेंशनर्स को इसी तरीके का नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए लेटर देख के समझते हैं। दोस्तों ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, सेना वायु रक्षा अभिलेख यानी कि एडी रिकॉर्ड की तरफ से ये पेंशनर का एमएससीपी का केस को कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट पटना AR/OR को भेजा गया है। यहां पर बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। पेंशनर का ग्रीवेंस के बेस पर उनका केस तो जो है सीडीए को भेज दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ रिकॉर्ड ऑफिस ने एक बहुत बड़ा आरोप सीडीए के ऊपर लगाया है। आप यहां पर देख पा रहे हैं, इन दिस कनेक्शन इट इज इंटीमेटेड दैट
a total of 677 cases for grant of MSCP with effect from 1st January 2006 instead of 1st September 2008 are held up by PAOR AAD Gopalpur under authority of your office letter number 12 December 2023 which is contrary to the order issued by Government of India wide letter number dated 25 July 2018 and additional Director General of Personal Services एडजुटेंट जनरल ब्रांच लेटर नंबर डेटेड 10 अगस्त 2018। यानी कि साफ साफ रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा सीडीए को ये जो है इल्जाम लगाया गया है कि आपके डायरेक्शन पर आपके पीओआर ने 677 ऐसे केसेस में होल्ड लगा रखा है, ऐसे केसेस को पेंडिंग रख रखा है जिनको 1 जनवरी 2006 से एमएससीपी ग्रांट है। कहीं ना कहीं ऐसे मामलों में जहां भी पीओआर, सीडीए, पीसीडीए पेंशनर को उनका अधिकार होते हुए भी मना करता है, तो वैसे में रक्षा मंत्रालय को संज्ञान लेना चाहिए, सख्त हिदायत देनी चाहिए ताकि इस तरीके से केसेस पेंडिंग ना हो और पेंशनर का जो अधिकार है, जो प्राप्य है, वो उनको मिल सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। सैनिक पाठशाला की मदद से अब इनको भी मिलने लग गया ओआरओपी 3 का पेंशन और एरियर। जी हां दोस्तों मैं बात कर रहा हूं नेपाल के पेंशनर्स के बारे में। भारतीय सेना के बहुत सारे पेंशनर्स जो नेपाल में हैं, यानी कि नेपाल से जो भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट में रहते हैं, वो रिटायरमेंट हो जाने के बाद नेपाल चले जाते हैं, वहां उनका पेंशन दिया जाता है इंडियन एम्बेसी के द्वारा। काठमांडू में जो इंडियन एम्बेसी है उनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, लेकिन उनको जब भी कोई बढ़ोतरी लागू होती है, चाहे ओआरओपी हो, चाहे डीएडीआर की बढ़ोतरी हो, सबसे देरी से मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे पेंशनर आज भी हैं जिनको ओआरओपी 3 का तक भी फायदा नहीं मिला है, लेकिन जो पेंशनर सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ रहे हैं उनको अब रिवीजन मिलना शुरू हो गया है। ओआरओपी 3 का रिवीजन भी मिलना शुरू हो चुका है। चलिए एक लेटर पहले देख लेते हैं। दोस्तों कुछ दिनों पहले सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ने के बाद पेंशनर ने जब ग्रीवेंस डाला तो पीसीडीए ने इंडियन एम्बेसी काठमांडू को ये इंस्ट्रक्शन दिया है। आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये एक सिपाही एसीपी 2 यानी कि एसीपी हवलदार लीला बहादुर थापा जी का एक केस है, जिस केस में ओआरओपी 3 का रिवीजन करने के लिए इंडियन एम्बेसी काठमांडू को पीसीडीए की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन दिए गए। अब इसके बाद पेंशनर क्योंकि सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े हुए हैं, उनका कभी नुकसान हो नहीं सकता, तो इसलिए अब एम्बेसी ने भी कार्रवाई करते हुए उनका पेंशन को बढ़ा दिया है, साथ ही साथ उनको ओआरओपी के एरियर का भी भुगतान कर दिया, यानी कि नेपाल के पेंशनर को भी अब ओआरओपी 3 मिलना शुरू हो गया है, वो भी सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ने के बाद। तो चलिए पेंशनर ने एक वीडियो क्लिप भेजा है, उसको हम देखेंगे। नमस्कार, जय जय गोरख। मैं 11 नेपाल से, मैं लीला बहादुर थापा। मुझे ओआरओपी 3 नहीं मिला था, सैनिक पाठशाला से जुड़ा और टेकेंद्र दाहाल सर से मैंने सलाह लिया, मुझे सुझाव और गाइडलाइन दिया, उसी मुताबिक कार्रवाई किया। आज मुझे ओआरओपी 3 मिला, मैं बहुत बहुत खुश हूँ और सैनिक पाठशाला के संचालक टेकेंद्र दाहाल सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी सैनिकों को ये आग्रह करता हूँ कि सैनिक पाठशाला में जुड़ने का आग्रह करता हूँ। हम जैसे रिटायरमेंट फौजियों को बहुत लाभ मिल सकता है। धन्यवाद। तो आप सबने देखा दोस्तों, सैनिक पाठशाला का सहयोग और पेंशनर की जागरूकता की वजह से नेपाल के पेंशनर को भी अब ओआरओपी 3 मिलना शुरू हो गया है। आप भी ऐसे कैटेगरी के हैं तो आप भी सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालें या चैनल को ज्वाइन करें, मेरा व्हाट्सएप नंबर लें, मुझसे संपर्क करें। कैसे आगे बढ़ना है वो मैं आपको गाइड करूंगा। चलिए अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। अब जुलाई से डीएडीआर 58%, तो 8 सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर 2.57 या उससे ज्यादा। जी हां दोस्तों, जैसे ही डीएडीआर के आंकड़े आ गए हैं, मई महीने के एआईसीपीआई के आंकड़े, उन आंकड़ों के बेस पर अब जुलाई 2025 से हमें मिलने वाला डीएडीआर की बढ़ोतरी जो है वो 3% होना तय हो गया है लगभग। तो ऐसे में अब ये खबरें आने लग गई हैं कि ये जो 3% की बढ़ोतरी होगी, यानी कि जो डीएडीआर 58% पहुंच जाएगा, इसकी वजह से अब 8वें पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर में भारी उछाल होने वाला है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर 1% डीए की हम बात करें तो पॉइंट में वो असर डालता है फिटमेंट फैक्टर को। मान लीजिए अगर हमारा फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहता है, फॉर एग्जांपल 1.92 रहता है, और अगर डीएडीआर में 1% की और ज्यादा बढ़ोतरी होगी तो आपका फिटमेंट फैक्टर 1.93 पहुंच जाएगा। कहने का मतलब है दोस्तों कि 1% की डीएडीआर की बढ़ोतरी यानी कि 0.01 जो है आपका फिटमेंट फैक्टर को असर डालेगा। इसलिए अगर 57% डीएडीआर होता और 58% हो जाता है तो उसमें बहुत ज्यादा फिटमेंट फैक्टर में कोई असर नहीं होगा। फिटमेंट फैक्टर में असर दोस्तों दो चीजों से होगा।
जो पे कमीशन का रिकमेंडेशन के समय में जितना भी इकोनॉमिकल कंडीशन है, जो लाइफ स्टैंडर्ड है, उनके हिसाब से जो रिकमेंडेशंस होंगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और सबसे बड़ी बात, दूसरी जो बात है, वो डिपेंड करेगा सरकार कितना देना चाहती है बढ़ोतरी पेंशनर्स और कर्मचारियों को, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी जो बेसिक खाका बनेगा वो तो डीए का परसेंटेज से ही बनेगा, फिटमेंट फैक्टर का, लेकिन आगे कितना तक जाएगा वो डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर, प्योरली सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर। तो इसलिए ये जो 58% हो गया है, इसकी वजह से अब हमारा 2.57 हो जाएगा, 2.86 हो जाएगा, ये कहना सरासर बेईमानी होगी। इसलिए ये 58% की बढ़ोतरी से बहुत ज्यादा असर जो है हमारा फिटमेंट फैक्टर में 8वें पे कमीशन में नहीं पड़ सकता है। ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना बने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। कैसे मिलेगा एफएमए का हर महीने का 1000 पेंशनर्स को? देखें, समझें और करें ये काम। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जो ना ईसीएचएस की सुविधा लेते हैं ना एफएमए लेते हैं। तो ऐसे पेंशनर्स को ये काम करना जरूरी है ताकि कम से कम आपको एफएमए मिल जाए। अगर आप लेना चाहें तो ईसीएचएस लें, अगर ना लेना चाहें एफएमए लें, तो आप एफएमए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एफएमए के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। आपके जिले में ईसीएचएस की सुविधा नहीं है, ऐसा जिला होना चाहिए, और इस तरीके के अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तब आपको एफएमए लागू है। एफएमए को प्रोसेस करने के लिए उसका प्रोसेस क्या है, स्पर्श के अंदर आप खुद ही कर सकते हैं उसको प्रोसेस। तो करना क्या है वो आगे एक पीसीडीए का लेटर दिखाऊंगा, उसके साथ ही साथ लाइव भी आपको मैं स्पर्श के अंदर दिखाऊंगा। तो चलिए दोनों चीजें देख लेते हैं। दोस्तों पीसीडीए का ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, जो कि 1 जुलाई 2025 का लेटर है, और ये लेटर है एफएमए ग्रांट को लेकर के, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस ग्रांट को लेकर के। आपको अगर फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस लेना है तो आपने किस तरीके से प्रोसेस करना है उसका पूरा स्टेप वाइज स्टेप यहां पर बताया गया, जिसका आगे मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा। अब देखिए, ये विथ रेफरेंस टू योर ग्रीवेंस इट इज इंटीमेटेड दैट if you wish to avail fixed medical allowance you need to update the FMA option in your personal profile by logging into your Spurs account, or you may take the assistance of nearest service center or Jan Seva Kendra record office for further necessary action in the matter. You may follow these steps। यानी कि स्पर्श के अंदर आपने एफएमए को कैसे जो है अप्लाई करना है उसका पूरा स्टेप यहाँ दिखाया हुआ है, जिसका आगे मैं लाइव भी आपको दिखाऊंगा। अब देखिए, गो टू माई प्रोफाइल, मैनेज प्रोफाइल, पर्सनल डिटेल्स, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस एंड सिलेक्ट एफएमए एज यस एंड ईसीएचएस एज नो। Your service request will be processed on Spurs after necessary verification as per the office circular number 165 dated 22 February 2013. Only one chance in option in the lifetime of pensioner / family pensioner shall be allowed। चलिए इसके बारे में आगे बताऊंगा, और आगे मैं आपको अभी लाइव दिखाता हूं स्पर्श के अंदर लॉगिन होके कैसे आपने एफएमए को सिलेक्ट करना है स्पर्श आईडी के अंदर। दोस्तों हम स्पर्श आईडी से जब लॉगिन करते हैं तो ऐसा पूरा पेज अंदर दिखाई देगा। इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। तो इसमें जो ये लेफ्ट साइड में सबसे नीचे वाला ऑप्शन है सर्विस रिक्वेस्ट, इसको आपने क्लिक करना है। जैसे इसमें क्लिक करेंगे बहुत सारे और ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें से आपने चेंज ऑफ एफएमए ऑप्शन, इसमें जाना है। इसमें जाकर के क्लिक करते ही आपका पूरा डिटेल्स यहाँ खुल जाएगा। अब फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस का जो येस और नो का ऑप्शन है उसमें येस करना है। येस करने के बाद आपने सबमिट कर देना है। उससे पहले डिटेल्स एक बार चेक कर लेना, फिर सबमिट कर देना है। सबमिट करने से पहले आपको एक्नॉलेजमेंट इस तरीके से दिखाई देगा, चेंज ऑफ ऑप्शन फॉर एफएमए इज अलाउड ओनली वंस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, डू यू वांट टू प्रोसीड। यानी कि पूरे जीवन भर में आपको एफएमए हो या ईसीएचएस हो, दोनों को बदलने का एक ही बार मौका मिलेगा। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ये आपको पूछा गया। जैसे आपने ओके किया तो अब ये एक्नॉलेजमेंट खुल गया। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस के लिए एक्नॉलेजमेंट है। ये दोनों एक्नॉलेजमेंट को आपने पढ़ लेना है। आप ऊपर वाला ऑप्शन क्लिक करना चाहते हैं या नीचे वाला ऑप्शन क्लिक करना चाहते हैं, आपके हिसाब से जो सुइटेबल है वो ऑप्शन आप क्लिक कीजिएगा। क्या आप ऐसे डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं जहाँ पर फौजी चिकित्सा सुविधा नहीं है, या ऐसे डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं जहाँ है लेकिन आप अवेल करना नहीं चाहते हैं। ये 2003 अप्रैल से पहले के रिटायरीज के लिए ही लागू है। 2003 अप्रैल के बाद के रिटायरीज के लिए जिनके ज़िला में फौजी चिकित्सा सुविधा है उनके लिए कंपलसरी है ईसीएचएस, लेकिन उनके लिए 2003 से पहले के लिए ऑप्शनल है। तो आपने चेक करना है जो वाला आपके लिए सुइटेबल ऑप्शन है उस ऑप्शन में आपने क्लिक करके आगे बढ़ना है सबमिट का ऑप्शन में। तो हमने नीचे वाला ऑप्शन क्लिक किया और सबमिट में जैसे क्लिक किया, ये देखिए अब हो गया सबमिट, साथ में इसका टोकन नंबर भी जनरेट हो गया। ये हो गया पूरा काम।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी देगा आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।